चलो, डाउट है? डीपीपी में डाउट नहीं है? बताना। डीपीपी 2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कैसे किया? अरे एक मिनट शांत, धीरे धीरे बोलो। डीपीपी कहाँ है? और लोगों की कहाँ है डीपीपी? निकाल लो अपनी डीपीपी। तुमने तो मेरे को ही दिया है। बताओ। डीपीपी 2 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कैसे होगा? पूछा नहीं है ना तुमने, तो आ गया होगा। नहीं, क्या? पीओएसी से कैसे? लेकिन उसने ये तो कहा ही नहीं है, इसमें पीओएसी कैसे लगाओगे? उसने ये तो कहा ही नहीं है कि कौन कंप्लीटली कन्वर्ट हो रहा है, तो पीओएसी तो लगेगा ही नहीं। जब उसने ये कहा ही नहीं है तो पीओएसी कैसे लगेगा? और तुमने क्वेश्चन पूछा नहीं है, मतलब तुमको आ गया होगा। बताओ। आप लोग अच्छे से नहीं पढ़ते हो। आप लोग बहुत दोस्ती वाला पढ़ते हो। 90% लाएगा ड्रॉप में। फिर अगर आपको ये नहीं पता कि कौन सा क्वेश्चन पूछना है तो फिर आप बहुत गधे हो, फिर पढ़ाई का कोई मतलब ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 बताओ। डीपीपी 2 का क्वेश्चन नंबर 7 बताओ। एक ही मोल क्यों बनेगा? ये डीपीपी क्या ऐसे ही थोड़ी दिया है, कुछ लॉजिक होगा इसका, तभी दिया गया होगा। एक एक क्वेश्चन को प्रॉपर करना होता है। तो पेपर में नंबर आएंगे तुम्हारे केमिस्ट्री में 100 में से 20, 30। अरे फर्स्ट बताओ तुम, फर्स्ट कैसे होगा? फर्स्ट तो तुमने पूछा ही नहीं है ना। लेकिन पीओएसी में मैंने कंडीशन क्या लिखवाई है?
कि हम पीओएसी तभी लगा सकते हैं जब हमको ये पता हो कि वो रिएक्टेंट पूरा कन्वर्ट हो रहा है। जब हमको यही नहीं पता कि रिएक्टेंट पूरा कन्वर्ट हो रहा है नहीं हो रहा, तो पीओएसी लगेगा ही नहीं। बहुत सिंपल सी बात है। A प्लस BO3 gives A3O4 प्लस B2O3, यही है। अब इस रिएक्शन को बैलेंस करने में बहुत दिक्कत आएगी, बैलेंस होगी नहीं मुझे तो लगता है ना। तो बैलेंस होगी नहीं, तो इस रिएक्शन को, ये 1 है यहाँ, तो ये भी 1/3 कर लो। बात समझ में आ रहा है? ये भी क्या कर लो, 1/3 कर लो। ये हमारा 1/3 अगर आप कर लोगे तो इसके अंदर ये हमारा ऐसा है। अब ये बैलेंस अभी भी नहीं होगा, तो A तो हमारा यहाँ बैलेंस हो गया, B को और बैलेंस कर लो। ये X लिख लो, ये 2X लिख लो। अब ऑक्सीजन बैलेंस कर लो। 2X इंटू 3 बराबर 1/3 इंटू 4 प्लस X इंटू 3। बात समझ में आया है ना? तो ये आ रहा है हमारे पास 6X बराबर 4/3 प्लस 3X, तो 3X बराबर 4/3, तो X बराबर 4/9। अब ये रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी, इस तरीके से बैलेंस करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर अगर ये रिएक्शन बैलेंस हो गया तो ये A प्लस ये कितना आएगा 8/9, 8/9 BO3 gives 1/3 A3O4 plus 4/9 B2O3। ये कहानी बनेगी। अब ये 1 मोल है, ये 1 मोल है, लिमिटिंग निकाल लो। लिमिटिंग अगर आप निकालोगे तो 1 मोल से 8/9 मोल होगा, तो 1 मोल के लिए 8/9 चाहिए, है मेरे पास 1 मोल, तो लिमिटिंग यही हो जाएगा। लिमिटिंग यही हो जाएगा तो यहां से यहां जाना पड़ेगा, तो आंसर 1/3 आएगा। समझ में आया? तो इस टाइप का क्वेश्चन आए तो ऐसे बैलेंसिंग करनी है, ये लॉजिक है इसका। सेम अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का, तो 1.44 ग्राम ऑफ टाइटेनियम, यहां पर ये टाइटेनियम है, इसका रिएक्शन O2 के साथ हुआ और ये हमारा टाइटेनियम 1.44O ये आ रहा है। अब एक्सिस है O2, O2 अगर एक्सिस में होगा, बाद में लिखने का समय दे दूंगा मैं, O2 अगर एक्सिस में होगा तो टाइटेनियम लिमिटेड होगा, तो टाइटेनियम कंप्लीटली कन्वर्ट हुआ होगा, तो टाइटेनियम पे पीओएसी लगा दो। सिंपल सी बात है, रिएक्शन लिख ही नहीं पाएंगे इसका, नॉन स्टाइकोमेट्रिक है वो। विद एक्सेस ऑफ O2 एंड प्रोड्यूस X ग्राम ऑफ, तो ये कर लो ना, टाइटेनियम का मोलर मास कितना आ रहा है 72। 1 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ टाइटेनियम बराबर 1.44 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Ti 1.44O, तो ये हमारे पास कितना आ रहा है 1 इंटू 1.44 डिवाइड बाय 72 बराबर 1.44 इंटू गिवन मास अपॉन में 1.44 इंटू 72 प्लस 16। क्लियर है? ये हमारा कैंसिल हो जाएगा और ये मास आ जाएगा 1.44 इंटू 72 प्लस 16 डिवाइड बाय 72। अब इसको सॉल्व कर लो, तो ये 1.44 प्लस 16 डिवाइड बाय 72, तो 4 अपॉन
18, 2/9, तो ये आ जाएगा हमारे पास 0.2, तो 0.2 आएगा तो 1.6 के करीब आ रहा है ये। x ग्राम ऑफ नॉन स्टाइकोमेट्रिक कंपाउंड TI, देखना कहीं कैलकुलेशन में एरर है क्या। 44 इंटू 72 produced x gram of non-stoichiometric compound titanium 1.44O. The value of x will be, यहाँ पर 1.44 इंटू 72 प्लस 16 यही आएगा, और ये 1.44 है और ये 1.44 कैंसिल हो गया, तो टाइटेनियम का कितना होता है, टाइटेनियम का एग्जैक्ट मोलर मास देखना कितना होता है। स्कैंडियम टाइटेनियम, टाइटेनियम 72 कैसे हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। हाँ 40 देना चाहिए इसको टाइटेनियम का एग्जैक्ट मास, क्वेश्चन आएगा तो दिया जाएगा आपको, बताओ। 48 क्या कर रहे हो, 48 1.44 इंटू 48 प्लस 16। अगर आपके डाउट्स प्रॉपर नहीं निकल रहे हैं तो सिलेक्शन तो भूल जाओ, नहीं होगा आपका, बिल्कुल क्लियर कट बात है ये। 1.44 इंटू 48 प्लस 16 डिवाइड बाय 48, तो 1.44 प्लस 1/3, 1/3 कितना हो जाएगा 0.33, तो आंसर कितना आएगा 1.77 ग्राम। और डीपीपी का मतलब होता है सीखना, गधों की तरह मत किया करो डीपीपी के पास उठा ली और बस जल्दी जल्दी सॉल्व करके खत्म कर दें। हाँ क्वेश्चन नंबर 9 कैसे किया डीपीपी 2 का, डीपीपी 2 का क्वेश्चन नंबर 9 बताओ जरा। तो सर उससे मतलब इसके आ जाएंगे मोल और अपन टोटल मतलब x बने और इसमें से x माइनस x बने तो y/2 ऐसा कुछ था। ये 40% का मतलब क्या है, मतलब 40% कन्वर्ट हुआ है, 40% कन्वर्ट हुआ है। हाँ कौन सा पूछ रहे थे तुम, फर्स्ट का 9th, ये लिख लो जल्दी से।
डीपीपी 1 का क्वेश्चन नंबर 9 देखो जरा। MnO2 प्लस 4HCl 100%, MnCl2 प्लस Cl2 प्लस 2H2O, ये कर सकते हैं। MnO2 है हमारे पास 8.7 डिवाइड बाय 87 आएगा ये, 55 है ना मैंगनीज, 55 प्लस 32 दैट इज 87, ठीक है। तो 8.7 डिवाइड बाय 87 इज डिसॉल्व्ड इन 500 ml ऑफ, ठीक है। तो 500 ml तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 1000 ml में 1000 ml में कितना 7.3 ग्राम HCl प्रेजेंट है। तो 500 ml में 7.3 डिवाइड बाय 1000 इंटू 500, यही आएगा। ये 2 टाइम्स, ये कितना आ गया 65, यही आएगा ग्राम। इतना अच्छा डीपीपी है, आप ऐसे ही बस। और सबसे बड़ी बात क्या है कि आपका कल छुट्टी था। तो ये हमारे पास कितना आया था, अभी हमने निकाला 3.65, तो ये हमारा 3.65 डिवाइड बाय 36.5, ये आ रहा है 0.1, ये भी आ रहा है 0.1, ये 100% यील्ड है। तो 1 से 4 चाहिए, तो 0.1 के लिए 0.4 चाहिए, तो डेफिनेटली ये क्या हो गया, लिमिटिंग हो गया, ठीक है। तो कौन होगा लिमिटिंग, HCl, ये ऑप्शन हो गया। MnCl2 कितना बनेगा, तो ये बनेगा 1/4 इंटू 0.10, तो 0.025। Cl2 भी इसी के अकॉर्डिंग बनेगा, तो Cl2 कितना बन जाएगा 1/4 इंटू 0.1, क्लियर है। तो ये हमारे पास इतना बनेगा, और 0 डिग्री सेल्सियस और 180 m, 0 डिग्री सेल्सियस और 180 m मतलब क्या हो जाएगा, STP हो गया। STP हो गया तो 1/4 इंटू 0.1 इंटू 22.4, ये आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ Cl2। बना सकते हैं इस क्वेश्चन को। तो उसके बाद और कोई डाउट है, डीपीपी 2 में और कोई डाउट है? अरे हो गया बाकी। हाँ, डीपीपी 3 में
हाँ डीपीपी 3 में फर्स्ट क्वेश्चन कैसे किया तुमने? प्योर NaOH की डेंसिटी दी है हम्म और H2 की 1 ग्राम पर ml होती है। दोनों का वॉल्यूम मतलब अलग अलग निकाल लिया। हाँ प्योर NaOH मतलब सॉल्यूशन की नहीं दी फिर, तो फिर H2 की अलग अलग निकालनी मतलब वही। कैसे अलग अलग कैसे निकलेगी? पहले मोल फ्रैक्शन दिया, मोल ऑफ NaOH 0.5, मोल ऑफ H2 भी 0.5। एज्यूम कर लिया तुमने? हाँ 1 मान लेते हैं मतलब पूरे टोटल को, या मतलब H मान लो 0.5, H 0.5 है। हम्म तो सर उससे मतलब मास आ गया NaOH का भी हम्म और H2 का भी। मास आ गया तो डेंसिटी, मास अपन वॉल्यूम कर देंगे तो सर वो डेंसिटी कर देंगे तो वॉल्यूम आ जाएगी। अलग अलग मतलब सब होगी, हम्म अलग अलग करके तो सर वॉल्यूम आ गई और मास पता ही है, मोल भी पता है, हम्म तो कर देंगे तो मोल ऑफ सॉल्यूशन और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। मेरे अकॉर्डिंग उसी से आएगा आंसर। आ रहा है? हाँ फिर आ रहा है। ठीक है, और किसी को डाउट है? 6th क्वेश्चन तो ऐसा किया है ना हमने? ट्राई करेंगे। हाँ तो किया है ना हमने ऐसा। देखो, an organic base is tetraacidic if from every 10 gram of a chloroplatinate salt of the base of the residue chloroplatinate salt of the base, तो ये हमारा B2H2 PtCl6 यही बनेगा। और इससे फिर हमारा क्या बन जाता है? प्लेटिनम, यही बन जाता है बस। तो ये 10 ग्राम है और ये कितना है? 3.9। तो यहाँ पर 4 इंटू नंबर ऑफ मोल्स, वही POAC लगा देंगे, 4 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B2H2 PtCl4 होल 4 बराबर 1 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्लेटिनम। तो 4 इंटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ द बेस, ठीक है। तो ये कितना है? 10 अपॉन में 2m प्लस 4 इंटू 410 बराबर 1 इंटू 3.9 डिवाइड बाय 195। करो इसे सॉल्व। ये आ गया 10, ये कट के 5, क्लियर है? तो ये आ जाएगा हमारे पास 50। 4 इंटू 10 इंटू 50 बराबर 2m प्लस एक कितना, हाँ 1640। तो यहाँ पर ये कितना आ जाएगा? 500, 2000, ये कितना आएगा? 360 आएगा। तो मोलर मास कितना आएगा? 180। यही सिखाया था, डायरेक्ट जितना भी है उतना नंबर आ जाता है यहाँ, समझ में आया ना? और उसमें आता है AgNX, उसमें क्या आता है? AgNX, और उसमें याद रखना होता है कि वो हाइड्रोजन के एंड में जोड़ने पड़ते हैं। और कोई डाउट है? 7th क्वेश्चन, the legal limit for human exposure to CO in the workplace is 35 ppm, is 35 ppm, assuming that the density of air is 1.3 gram per liter. How many 35 ppm, assuming that the density of air is how many grams of CO are in 1 liter of air at the maximum allowable concentration। ऐसे टाइप के क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, है ना? 35 ppm का मतलब क्या हो जाएगा? 35 ग्राम CO प्रेजेंट इन 10 to the power 6। अब इधर पे जो सॉल्यूशन वर्ड है वो किसके लिए यूज हो रहा है? एयर के लिए, समझ में आ रहा है ना? 10 to the power
6 ग्राम सॉल्यूशन, यही आएगा है ना, 10 टू द पावर 6 ग्राम सॉल्यूशन। अब क्या होगा, तो ये आ गया हमारे पास। उसने क्या बोला है, डेंसिटी दिया हुआ है इतना 1.3 ग्राम, डेंसिटी ऑफ एयर इज हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ CO present in 1 liter of air, ठीक है, तो 10 टू द पावर 6 ग्राम प्रेजेंट है। तो आप एक काम करो, डेंसिटी ऑफ एयर कितना दिया है, 1.3 ग्राम पर लीटर, तो यहाँ पर इसके करस्पॉन्डिंग वॉल्यूम कितना होगा ये निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास 1.3 बराबर 6 अपॉन वॉल्यूम, ये वॉल्यूम आएगा लीटर में, तो वॉल्यूम आएगा 10 टू द पावर 6 अपॉन 1.3 लीटर। तो यहाँ पर लिख लो 10 टू द पावर 6 अपॉन 1.3 लीटर, 1.3 लीटर सॉल्यूशन में कितना है, ये बंद करो, 35 ग्राम। तो 1 लीटर में ही पूछ रहा है, 1 तो वैसे भी बनाना पड़ता मेरे को, 35 डिवाइड बाय 10 टू द पावर 6 इंटू 1.3, ये कितना आ रहा है, 35 इंटू 1.3 10.5 45.5, तो ये आएगा 4.55 इंटू 10 टू द पावर -5 ग्राम। क्लियर है, समझ गए ना, लिख लें। इस टाइप के क्वेश्चन मोल कंसेप्ट में पूछे जा सकते हैं। और कोई, DPP 1 का क्वेश्चन नंबर 4, ये तो इनको देख के बनाना होगा। Some faculty members were trying to simplify a problem by mixture consist of 3 gases A, B and C, ठीक है। मोलर मास ऑफ B is twice of A and molar mass of A, ये तो बना लो, कॉम्बिनेशन बना लो। मोलर मास ऑफ A is 4 times of C, ये ऑप्शन देख के ही होगा। तो B का A से डबल, तो CH4 का 16 होता है, तो O2 का 32 होता है, हीलियम का 4 होता है ना, तो उसका 16, इसके कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग बना दो कोई भी, बी ऑप्शन ही बन रहा होगा। तो ये तो आप उसी से कर दो, हिट एंड ट्रायल। हाँ, और कोई, बाकी हो गया। ये क्वेश्चन तो आपके पेपर में ही आया था, DPP 1 का पहला, है ना, तो वो भी आप तो POAC समझ गए होंगे कहाँ पर लगाना है ना। चलो, किसका है ये, तुम्हारे पास 2 हैं, चलो चले आगे नेक्स्ट। और कोई डाउट है मॉड्यूल में, निकालो जरा मॉड्यूल। बताना जरा, मॉड्यूल तो होगा ही ना, ये जो चल रहा है उसका तो मॉड्यूल होना ही चाहिए। एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला होगा ना मॉड्यूल अपने का, किसमें बताओ ना, अभी बता देते हैं, तो लेके आना चाहिए।
बताओ, कोई डाउट है इसमें? चलो कल लेके आ जाना, ठीक है। ये लो, आगे चलते हैं। कहाँ तक पढ़ाया था मैंने? ड्रॉबैक्स लिख लो उसके। ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल, ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल लिखो। ही कुड नॉट एक्सप्लेन, पहला पॉइंट, ही कुड नॉट एक्सप्लेन he could not explain stability of an atom. He could not explain stability of an atom, of an atom. आगे लिखो इसी में, according to electromagnetic theory of Maxwell, according to electromagnetic theory of Maxwell, according to electromagnetic theory of Maxwell, when charged particle ब्रैकेट में लिखना इलेक्ट्रॉन, चार्ज्ड पार्टिकल ब्रैकेट में लिखना इलेक्ट्रॉन, revolve outside the nucleus, revolve outside the nucleus, it must emit energy, it must emit energy in terms of electromagnetic radiation, in terms of electromagnetic radiation. So it should follow a spiral path, so it should follow a spiral path and ultimately collide with nucleus. समझ गए इस बात को? and ultimately collide with nucleus. उसने ये बोला कि जैसे इसने ये बोला था जैसे ये न्यूक्लियस है सेंटर में प्रेजेंट है, इसके आउटसाइड स्पाइरल पाथ, मतलब इसके आउटसाइड में ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होगा, लेकिन इनके बीच में कोई फोर्स लग रहा होगा, फोर्स लग रहा होगा तो एक्सेलरेशन भी आ रहा होगा। तो जब भी चार्ज पार्टिकल पर अगर एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल होता है तो वो इन टर्म्स ऑफ रेडिएशंस एनर्जी का लॉस करेगा, इन टर्म्स ऑफ रेडिएशन एनर्जी का लॉस करेगा, तो ये अल्टीमेटली स्पाइरल पाथ फॉलो करके न्यूक्लियस से टकरा जाएगा। क्लियर है? और इस चीज को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, रदरफोर्ड मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल could not explain, Rutherford model could not explain electronic structure of an atom, electronic structure of an atom, structure of an atom. Last point लिख लो, he could not explain hydrogen spectrum discontinuous spectrum, could not explain hydrogen spectrum discontinuous spectrum, spectrum discontinuous spectrum, discontinuous spectrum, discontinuous spectrum। देखो जरा यहां पर अब नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो एनर्जी का ट्रांसमिशन जो है वो हम दो तरीके से कर सकते हैं, वन फॉर्म ऑफ एनर्जी ट्रांसफर टू अदर फॉर्म, है ना। एक तो हीट के फॉर्म में कर सकते हैं, दूसरा वर्क के फॉर्म में कर सकते हैं। हीट के फॉर्म में एनर्जी ट्रांसफर बेस्ड ऑन टेम्परेचर डिफरेंस, यही होता है। दूसरा वर्क W इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है? अब
यहां पर हम बात करते हैं थोड़ा सा कूलाम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ attraction और रिपल्शन। जैसे मान लो अपोजिट चार्जेस हैं, इनमें क्या होता है अट्रैक्शन, ये होता है। लाइक चार्जेस हैं प्लस और माइनस एंड माइनस, क्या होता है रिपल्शन। यहां पर ये फोर्स कितना होता है F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये भी जानते होंगे चार्ज ऑफ फर्स्ट पार्टिकल, चार्ज ऑफ सेकंड पार्टिकल, सेपरेशन बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल्स, यही होता है। यहाँ पर F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, है ना। यहाँ पर ये हमारा कूलम्ब्स फोर्स होता है। रिपल्शन और अट्रैक्शन दोनों के लिए कैसा लगता है, सेम ही लगता है। लाइक चार्जेस होंगे तो एक दूसरे को दूर फेंकेंगे, सेम वो अपोजिट चार्जेस होंगे तो एक दूसरे को पास लेके आएंगे, यही होता है। यहाँ पर ये जो K होता है इसका वैल्यू 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर, और 9 इंटू 10⁻18 9 सेंटीमीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। ये बात समझ में आ रहा है। और ये हमारा कितना आ जाता है 1 9 सेंटीमीटर स्क्वायर ESU। ESU क्या होता है, इलेक्ट्रो स्टैटिक यूनिट, है ना। अब यहां पर 1 कूलम्ब इक्वल टू 3 इंटू 10⁹ ESU ये होगा। तो इसके अंदर कूलम्ब कहाँ आ रहा था, नीचे आ रहा था ना ये। तो देखो जरा 9 इंटू 10⁻18 था और ये कूलम्ब था, तो 1 कूलम्ब की जगह पर ये कूलम्ब का स्क्वायर है, तो 1 कूलम्ब इंटू 1 कूलम्ब की जगह पर 3 इंटू 10⁹9 का होल स्क्वायर लिख दिया जाएगा। ये कैंसिल हो जाएगा तो ये वैल्यू आ जाएगी। ये बात समझ में आया क्या कहा मैंने, है ना। डेट इज K का इतनी सारी वैल्यूज होती हैं। अब नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम। पोटेंशियल एनर्जी किसके कारण होती है, इंटरेक्शंस के कारण। दो इंटरेक्शंस, दो चार्ज पार्टिकल या फिर कोई भी इंटरेक्ट करेंगे तो उनके बीच में जो एनर्जी डेवलप होगी डेट इज नोन एज पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम कंटेनिंग सेम चार्जेस, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम कंटेनिंग सेम चार्जेस, तो ये हमारी होती है K Q2 अपॉन में R। तो यहाँ पर R इंक्रीज होगा तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी, R डिक्रीज होगा तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम containing opposite charges, potential energy of system containing opposite charges, माइनस का K Q1 Q2 बाय
आर इंक्रीज तो पोटेंशियल एनर्जी भी इंक्रीज, माइनस में कम होगा ना, और आर डिक्रीज तो पोटेंशियल एनर्जी भी डिक्रीज। ये बात समझ में आया। उसके बाद अगर हम बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी का, तो ये तो सभी जानते हैं, हाफ एम वी स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी इंडिपेंडेंट होती है, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की होती है, मतलब दो चीजों को मिलाकर पोटेंशियल एनर्जी होगा। ये बात समझ में आया। काइनेटिक एनर्जी किसके कारण बनेगा? मोशन के कारण, है ना, और पोटेंशियल एनर्जी किसके कारण बनेगा? बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन, पोजीशन के कारण। क्लियर है क्या कहा मैंने? ये दो चीजें होती हैं, लिखें जल्दी से।
यहां पर ये मैंने क्यों सिखाया, नेक्स्ट देखो कैलकुलेशन ऑफ डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, कैलकुलेशन ऑफ डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, कैलकुलेशन ऑफ डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। तो यहां पर होता क्या है, जैसे डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, इसका मतलब क्या है, जैसे हम अल्फा पार्टिकल को फेंक रहे हैं किसके पास, न्यूक्लियस ऑफ गोल्ड फॉइल के पास, तो वो कितने पास तक जाएगा, डेट इज कैलकुलेशन ऑफ डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। तो आप ऐसे मान के चलो कि ये हमारे पास अल्फा पार्टिकल है, ठीक है, अल्फा पार्टिकल, अभी इसका चार्ज हम Q1 लिखेंगे, और यहां पर ये है मेरे पास न्यूक्लियस ऑफ गोल्ड फॉइल, न्यूक्लियस ऑफ गोल्ड फॉइल, ठीक है। तो ये हमारा पार्टिकल आता जाएगा आता जाएगा आता जाएगा आता जाएगा, और हम इस पार्टिकल को ऐसा मान रहे हैं कि 180 डिग्री वापस जाएगा, मतलब वो 20,000 में से जो एक होता था उसी पार्टिकल की बात हो रही है। मान लेते हैं इधर तक आया, तो ये होगा हमारे पास मिनिमम, दैट इज डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। ये बात समझ में आया। इस पोजीशन को, ये तो पोजीशन ठीक है, 1 2 3 4 5 6 ऐसी पोजीशंस होते होते जा रहा होगा, और ये अभी कहाँ पर होगा, इनफाइनाइट पर। तो इनफाइनाइट पर हाई स्पीड से भेजा है, तो इनफाइनाइट पर इसके पास स्पीड v होगी, स्पीड होगी तो काइनेटिक एनर्जी भी होगी। ये बात समझ में आ रहा है, तो क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी भी होगी, है ना। अब इसके अंदर मेरे को ये निकालना है कि आर मिनिमम कितना है, तो मैं क्या करूंगा, इस पॉइंट पर टोटल एनर्जी बराबर इस पॉइंट पर टोटल एनर्जी, एनर्जी कंजर्वेशन लगा दूंगा। तो टोटल एनर्जी इनिशियली बराबर टोटल एनर्जी एट 6। अब इस पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ m v इनिशियल का स्क्वायर प्लस, इसको ऐसे लिख लो, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल बराबर काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल हाफ m v इनिशियल का, समझ में आ रहा है, प्लस 0, क्योंकि इनफाइनाइट हुआ ना तो अपन इनफाइनाइट आएगा। इस पॉइंट पर जाकर रुक गया होगा, उससे आगे तो जा ही नहीं पा, क्या हुआ, आ रहा था बहुत तेजी से, जैसे ही आया इसके हम कहेंगे कि इसके उसमें आया, क्या कहते हैं, जहां पर इसके फील्ड में आया, जहां पर इस पर रिपल्शन लगना चालू हुआ, तो स्पीड कम 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 होते 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 0 हो जाएगी। तो इस पॉइंट पर 0 होगी स्पीड। ये बात समझ में आती है क्या कह रहा हूं मैं। तो काइनेटिक एनर्जी 0 प्लस पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि दोनों ही पॉजिटिवली चार्ज हैं, K Q1 Q2 अपॉन R मिनिमम। क्लियर है। तो हाफ m v इनिशियल का स्क्वायर बराबर K Q1 Q2 अपॉन में R मिनिमम, ये आ जाएगा। क्लियर है। तो मैं ऐसा कह सकता, एक जगह पर जो काइनेटिक एनर्जी होगी ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी, तो मैं ऐसा कह सकता हूं मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कन्वर्टेड इनटू मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी। ये भी कह सकते हैं मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी, जो कि आर यहाँ पर मिनिमम होगा। अब मान लो वो कहे कि भैया आप ना थर्ड पॉइंट पर निकालो, तो थर्ड पॉइंट पर निकालो, टोटल एनर्जी कंजर्वेशन लगा देना फिर से, वो तो टोटल एनर्जी कंजर्वेशन ही लगना है।
तो टोटल एनर्जी कंजर्वेशन इज टोटल एनर्जी इनिशियल बराबर टोटल एनर्जी एट पॉइंट 3, कुछ ना कुछ देगा वो टोटल एनर्जी का 3 पर। तो ये तो हमारे पास है कि हाफ एम वी इनिशियल का स्क्वायर बराबर हाफ एम V3 का स्क्वायर प्लस के Q1 Q2 अपॉन में R3। समझ गए? समझे? तो इस पॉइंट पर टोटल एनर्जी बराबर इस पॉइंट पर टोटल एनर्जी। क्लियर है? यहां पर Q1 हम मान रहे हैं अल्फा पार्टिकल है, तो Q1 बराबर चार्ज कितना आएगा प्लस का 2e, और Q2 बराबर चार्ज कितना आएगा प्लस का Ze। Z क्या है? एटॉमिक नंबर, जितना एटॉमिक नंबर उतने ही प्रोटॉन होते हैं। क्लियर है क्या कहा गया? तो वो उसमें पुट कर देंगे तो हम आंसर निकाल सकते हैं। क्लियर है ये बात? समझ में आया सभी को? तो हम डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच हमेशा किससे निकालेंगे? टोटल एनर्जी कंजर्व करके। कैसे निकालेंगे? टोटल एनर्जी कंजर्व करके। लिखें ये जल्दी से। चलें? A beam of specific kind of particles, a beam of specific kind of particles of velocity 2.1 into 10 to the power 7 2.1 into 10 to the power 7 meter per second is scattered by a gold nuclei atomic number 79, Z equal to 79. Find out specific charge ब्रैकेट में लिख लेना चार्ज अपॉन mass of this particle if the distance of closest approach is 2.5
2.5 into 10 to the power minus 14 मीटर. 2.5 into 10 to the power minus 14 मीटर. बनाओ क्वेश्चन. अच्छा क्वेश्चन है ये. जो मैंने सिखाया है वही अप्लाई करना है. स्पेसिफिक चार्ज को हम जानते ही हैं, चार्ज पर यूनिट मास. Q अपॉन m का वैल्यू निकालना है पार्टिकल का. नहीं 1.31 नहीं आएगा. 1.31 नहीं. देखो इधर मैं करता हूँ. क्या कहा है उसने? हाँ क्या कहा है उसने? क्या क्या दिया है मुझे थोड़ा ये बताओ. वेलोसिटी कितनी? 2.1 इंटू 10 टू द पावर 7. और आर मिनिमम कितना? 2.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 14 मीटर. ये मीटर पर सेकेंड है ना. जेड कितना है?
बस यही सब दिया हुआ है। तो अब डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच को हम जानते हैं कि Q1 Q2 अपॉन में R बराबर हाफ V स्क्वायर। क्लियर है? अब यहां पर K का वैल्यू क्या रखोगे? 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू Q1 आएगा हमारे पास अल्फा पार्टिकल का। अच्छा, अल्फा पार्टिकल तो है ही नहीं, उसने ये थोड़ी कहा है कि अल्फा पार्टिकल है, तो इसे Q लिख लो। इंटू में 79 इंटू 10⁻⁴ आएगा ना, अपॉन में R मिनिमम। R कितना है? 2.5 इंटू 10⁻⁻14 मीटर बराबर हाफ इंटू m इंटू v स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2.1 इंटू 10⁻⁷ का होल स्क्वायर किया आएगा। सब कुछ ऐसा यूनिट में है तो लास्ट में आंसर भी ऐसा यूनिट में ही आएगा। समझ में आ रहा है? और तो हम यूनिट कैंसिल करके नहीं कर सकते इसको, है ना। तो ये हमारे पास पूछ क्या रहा है वो हमसे? Q अपॉन m। तो Q अपॉन m बराबर, ये हमारे पास है 2.1 इंटू 2.1 इंटू 10⁻⁴ इंटू 2.5 इंटू 10⁻⁻14 अपॉन में 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू 79 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। चेक कर लेना कैलकुलेशन, ये नीचे वाला ना, ठीक है। और सब सही है? चलो सॉल्व करते हैं इसको। ये चला जाएगा और 10⁻⁻10 ऊपर चला गया, तो 2.1 इंटू 2.1 इंटू 2.5 इंटू 10⁻10 अपॉन में 18 इंटू 79 इंटू, करो जरा इसको, सर 2.1 और 18 को 3 से काट दीजिए ना, 0.7/6। कौन सा? 2.1 और 18 3 से कट जाएगा ना, अच्छा, 0.7 और 6। हाँ लेकिन उससे कोई फायदा थोड़ी होना है। कैलकुलेशन होती है फिर सर, फिर नीचे 6 आएगा, एक बार और 2.1 से काट देंगे। ये चला जाएगा, इंटू 10 ये हमारा Q अपॉन m, और ये आएगा 7, ये आएगा 6, ये दोनों 7 और ये 2, ये 10⁻8 बचेगा, तो ये आएगा हमारे पास 49 इंटू 25 10⁻8 अपॉन 79 इंटू 32। बताओ जरा इसका कैलकुलेशन कितना आ रहा है ये? ठीक है, 1225 डिवाइड बाय कितना? आंसर है मेरे पास, ये आंसर, इसका आंसर दे रहा है वो 4.84 इंटू 10⁻7। हाँ तो 4.84 इंटू 10⁻7 आएगा।
ये एग्जैक्ट निकालना जरा, एग्जैक्ट कोई निकालो, एक कैलकुलेटर यूज करके निकाल लो, इतना बेकार कैलकुलेशन क्यों करना है। ये नीचे कितना आ रहा था 2 इंटू 10⁸ आंसर 4.84 है। एग्जैक्ट कैलकुलेटर से एक बार कर लो क्योंकि आंसर मैच। हाँ 4.84 ही आ रहा है ना। हाँ तो यही आंसर आ जाएगा, समझ गए आप। तो Q अपॉन M इसकी वैल्यू आ जाएगी 4.84 इंटू 10⁻⁷ और 4.84 इंटू 10⁻⁷ इसका यूनिट क्या आएगा, कूलम पर केजी, ये आंसर आएगा। तो कर सकते हैं इस टाइप का क्वेश्चन। अब समझ में आ गया सभी को कैसे कैलकुलेशन ऑफ क्लोज रेजिस्टेंस निकालना है हमको। लिख लें जल्दी से। जल्दी से लिख लें, वैसे जो मैंने समझाया एग्जैक्टली वही है, ये कुछ भी उसमें अलग नहीं है। बात मत करो, बात मत करो। लिख लिया, चले आएंगे, समझ गए ना। तो मुझे लगता है इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव्स, ब्रैकेट में EM वेव्स और रेडिएंट एनर्जी, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशंस, that is radiant energy, energy in the form of radiation। वेव जो होता है, वेव क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह पर एनर्जी का ट्रांसफर करना विदाउट डिस्प्लेसमेंट ऑफ मैटर। वेव क्या होता है, wave is a mode of energy transfer from one place to another without displacement of matter। समझ पा रहे हैं, that is wave। तो वेव के अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं। वेव में एक स्पेशल केस कौन सा है, EM वेव। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से या रेडिएंट एनर्जी, इसका मतलब ये होता है कि एक जगह से दूसरी जगह एनर्जी ट्रांसफर करनी है, वो किस फॉर्म में हो जाएगी, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये बात समझ में आया। एक्चुअल में क्या था कि पहले जैसे मान लो लाइट है, तो लाइट को कहा गया कि भैया लाइट का वेव नेचर होता है, और लाइट का वेव नेचर होता है, लाइट इज अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, दैट इज वही EM वेव्स। फिर बाद में बहुत सारे फिनोमेनन आए कि यार ये एक्सप्लेन नहीं हो पा रहे हैं वेव थ्योरी के थ्रू। कौन कौन से फिनोमेनन थे, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट सबसे मेन, जो कि वेव नेचर से एक्सप्लेन ही नहीं हो सकता था। वो किससे एक्सप्लेन हो सकता था, पार्टिकल नेचर से। एक और आया क्वांटम थ्योरी, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। बात समझ में आ रहा है। तो ये सारे फिनोमेनन एक्सप्लेन ही नहीं हो पा रहे थे। लेकिन अभी हम सबसे पहले, ये तो हम बाकी चीजें कल पढ़ेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर कल जाएंगे, लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं कि EM वेव्स क्या होते हैं। लिखो, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी
the energy is transmitted, according to this theory, the energy is transmitted from one body to another, in the form of waves. And these waves travel in space with the same speed as light. Travel in space with the same speed as light. ब्रैकेट में लिख लो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. तो कल आप पूरा मॉड्यूल कर लें, है ना? क्या लाइट, उसके बाद ब्रैकेट में लिख लो लाइट का स्पीड, दैट इज 3 × 10⁸. मॉड्यूल में आपको जो भी डाउट है पूछ लें, है ना? ये डीपीपी में जितना भी डाउट है, क्योंकि पेपर फिर से बढ़िया ही आएगा, तो आपका बनेगा नहीं, है ना? आगे लिखो. These waves are known as electromagnetic waves. These waves are known as electromagnetic waves or radiant energy. Example लिख लो, radio waves, microwaves, infrared rays, visible rays, ultraviolet rays, X-rays, gamma rays, etc. देखो क्या कहा गया, EM वेव्स के अंदर इस थ्योरी के अकॉर्डिंग एक आ गया कि भैया एक बॉडी से दूसरी बॉडी में एनर्जी ट्रांसफर करना है. किस फॉर्म में होगा? इन द फॉर्म ऑफ वेव्स. इन वेव्स को क्या कहा गया? EM वेव्स. ये जो EM वेव्स हैं, इनकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं. कोई भी टाइप की वेव उठा लो, स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करती है. इनको एक्चुअल में क्या होता है, जैसे मान लो इसके अंदर वैक्यूम क्रिएट कर दूं, तो जो मैं बोल रहा हूं वो आप सुन नहीं पाएंगे. जो मैं बोल रहा हूं वो आप सुन कैसे पा रहे हो? मीडियम के थ्रू, एयर पार्टिकल्स के थ्रू, है ना? लेकिन अगर मैं इसमें वैक्यूम भर दूं तो नहीं. लेकिन अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का, तो इनको किसी मीडियम का रिक्वायरमेंट नहीं होता. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स मतलब हम ऐसा कह सकते हैं एनर्जी. EM वेव्स मतलब क्या है? एनर्जी. और इस एनर्जी का ही नाम हमने क्या दे रखा है? रेडिएंट एनर्जी. रेडिएंट एनर्जी का मतलब है एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशंस. बात समझ में आया? एक तो पॉइंट्स और लिखो इसको. these waves do not require any medium for propagation. नेक्स्ट पॉइंट लिखो. these waves have electric and magnetic fields. Electric and magnetic fields. And travel at right angle to these fields. मतलब जैसे यहां पर ये ऐसा है, ठीक है? अब मान लो कि ये है हमारा डायरेक्शन ऑफ
प्रोपेगेशन ऑफ वेव इस डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर रही है। तो ये हमारे जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट्स होंगे कैसे होंगे, परपेंडिकुलर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो यहाँ है, मैग्नेटिक फील्ड मान लो यहाँ है। तो ये वाइब्रेशंस होते हैं। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का वाइब्रेशन है आ रहा है हमारा एक एक्सिस पे, है ना, और मैग्नेटिक फील्ड का वाइब्रेशन आ रहा है दूसरे पे, तो डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव क्या होगा, तीसरी पे। ये बात समझ में आए? तीनों चीजें आपस में कैसी होंगी, परपेंडिकुलर। बना लें चलेंगे, है ना। अब यहां पर बच्चों ये जो EM वेव्स हैं दैट इज वेवलेंथ, तो अपन वेव्स, तो हम वेव्स की कुछ प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं। एक लाइन लिखो, ये तो हुई EM वेव्स की बात। अब हम प्रॉपर जो वेव्स पढ़ रहे हैं उनकी प्रॉपर्टीज की भी बात कर लेते हैं। लिखो वेव is a mode of energy transfer from one place to another without displacement of matter, यही होता है ना। नेक्स्ट हम कुछ टर्म्स डिफाइन करते हैं बच्चों। यहाँ पहला लिखो वेवलेंथ है लैम्डा लिखो एक लाइन। डिस्टेंस between two successive crust, crust और ट्रफ। देखो इधर वेवलेंथ मतलब एक वेव का लेंथ, एक कंप्लीट वेव का लेंथ। जैसे यहां पर अगर हम बात करते हैं, ये हमने लिख लिया वाइब्रेटिंग सोर्स, है ना, और ये है हमारा डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव। ठीक है, तो ऐसा कुछ चल रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, ये हो गया क्रस्ट, फिर ये हो गया टॉप मोस्ट पोजीशन। इसको क्या कहा जाता है, एम्पलीट्यूड, है ना। और ये क्या हो गया, ट्रफ, ये भी हमारा ट्रफ। तो दो सक्सेसिव क्रस्ट के बीच में जो
लेंथ है, डेट इज वेवलेंथ। मैं इसे और अच्छे से समझाऊं तो इधर से इधर एक कंप्लीट वेव का जो लेंथ होगा डेट इज वेवलेंथ। इस वेवलेंथ को डिफाइन करने के कई सारी यूनिट्स होती हैं। सबसे ज्यादा डिफाइन किया जाता है एंगस्ट्रॉम में। तो 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 10 मीटर, 1 नैनोमीटर -9 मीटर, माइक्रोमीटर -6, पिको -12 मीटर। क्लियर है? समझ गए ना? लिख लें। कल से ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगा क्योंकि इसमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और बोहर्स मॉडल आएगा। नेक्स्ट चलें। नेक्स्ट लिखो बच्चों वेव नंबर। वेव नंबर वेव नंबर न्यू बार, इससे रिप्रेजेंट किया जाएगा, है ना? लिखो रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ। लिख लो रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ। रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ। वेवलेंथ समझ पा रहे हैं? और इट इज डिफाइंड एज, और इट इज डिफाइंड एज, और इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ waves, number of waves present in unit length, present in unit length, present in unit length। न्यू बार इक्वल टू क्या आएगा? 1/λ। आप खुद सोचो ना, मान लो 5 मीटर है वेवलेंथ, तो 5 मीटर में एक वेव है, तो कितनी वेव्स, अगर हम बात करते हैं 1/λ की, तो 1 वेव 5 मीटर में, तो 1 मीटर में कितनी हो जाएगी? 1/5 वेव। समझ में आया? डेट इज नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट लेंथ। तो ये न्यू, और इसका अगर हम यूनिट लिखते हैं तो ऐसा यूनिट तो मीटर इनवर्स होगा, लेकिन जनरल हम यूनिट की बात करेंगे तो मीटर इनवर्स और सेंटीमीटर इनवर्स। क्लियर है? नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी बहुत यूज होगा ये। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी क्या होता है? फ्रीक्वेंसी डेट इज न्यू। लिखो नंबर ऑफ वेव्स, नंबर ऑफ वेव्स पास थ्रू अ पॉइंट, pass through a point in 1 second, pass through a point in 1 second is called frequency। frequency, it is measured in terms of hertz, it is measured in terms of hertz, it is measured in terms of hertz। 1 hertz equal to 1 second inverse। क्लियर है? नेक्स्ट टाइम पीरियड। टाइम पीरियड, टाइम पीरियड, टाइम पीरियड लिखो टाइम रिक्वायर्ड बाय अ वेव
टाइम रिक्वायर्ड बाय अ वेव, टाइम रिक्वायर्ड बाय अ वेव, बाय अ वेव, बाय अ वेव टू पास थ्रू वन पॉइंट, यही होता है टाइम पीरियड। मतलब एक वेव को एक पॉइंट से पास करने में कितना समय लग रहा है, हिंदी में बताओ, है ना। तो यहां पर आप ऐसे समझो, जैसे मान लो फ्रीक्वेंसी है 50, तो एक सेकंड में 50 वेव्स पास कर गई, तो एक वेव को पास करने में कितना लगेगा 1/50। ये बात समझ में आया। तो सिंपल सा लॉजिक है कि टाइम बराबर कितना हो जाएगा 1 फ्रीक्वेंसी, टाइम बराबर कितना हो जाएगा 1 फ्रीक्वेंसी। क्लियर। नेक्स्ट लिखो लास्ट, वेलोसिटी। अब वेलोसिटी की अगर हम बात करते हैं तो वेलोसिटी जनरली अगर हम ईएम वेव की बात करेंगे तो कितनी होगी, सी होगी। लेकिन नॉर्मल वेव की अगर हम बात करते हैं तो वेलोसिटी समझना, मान लेते हैं एक पॉइंट है, उसका मान लेते हैं कोई वेव्स पास कर रहा है और उसका फ्रीक्वेंसी कितना है न्यू, फ्रीक्वेंसी न्यू है, इसका मतलब एक सेकंड में न्यू नंबर ऑफ वेव्स पास कर गई होंगी, यही तो फ्रीक्वेंसी है, नंबर ऑफ वेव्स पास थ्रू अ पॉइंट इन 1 सेकंड। मान लेते हैं 10 वेव्स पास कर गई एक सेकंड में, एक सेकंड में 10 वेव्स पास कर गई तो कितनी ट्रेवल कर लिया होगा 10 इंटू लैम्डा, एक वेव का लेंथ लैम्डा है, 10 वेव्स पास कर गई तो 10 इंटू लैम्डा। वेलोसिटी क्या होता है, एक सेकंड में कितना चल गया। तो मैं ऐसा कहूंगा ना कि v बराबर न्यू लैम्डा, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए क्या हो जाएगा c बराबर न्यू लैम्डा। क्लियर है, समझ गए सिंपल सा लॉजिक, ये होगा। क्लियर है बच्चों, इतना रखते हैं, कल इससे आगे सीखेंगे। अब अपना मेन